पवार सर। हाँ यस सर, यस, चालू करा. Yes. सुधीर सर, क्योंकि YouTube पे लाइव हो गया. तुम्ही चालू करा. सुधीर सर, मीटिंग चालू करा. यस सर, यस सर. हाँ, नमस्ते. आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है. आज की मीटिंग में मेन तो हमारा टारगेट है, हमारा जो खरीफ हंगाम अभी चालू हो रहा है उस हंगाम का सीजन वाइज और क्रॉप वाइज जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे भारतवर्ष में जो खेती की जाती है वो धान की जाती है. और धान की खेती में हमने बहुत ही अच्छा काम किया है. पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है यील्ड के मामले में, और थर्ड नंबर पे पंजाब है. और इसी के साथ छत्तीसगढ़, ये छोटा सा स्टेट है लेकिन वहां पे भी मुझे कल ही बात पता चली साहनी सर और हमारे गुरु सर के माध्यम से कि 1 करोड़ से भी ज्यादा एकड़ सिर्फ छोटे से स्टेट में छत्तीसगढ़ में सिर्फ धान की खेती होती है. तो अगर ये छत्तीसगढ़ की बात है तो बाकी पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात ही कुछ और है. अगर इसमें अगर हम प्लानिंग किए करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं. और कोई भी बात जब तक आपके पास सिर्फ एक्शन है और प्लानिंग नहीं है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते. तो प्लानिंग के लिए हमारे पास मास्टर्स है, हमारे पास एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, और जो साइंटिस्ट ऐसे है कि सिर्फ उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है. और इस प्रैक्टिकल नॉलेज का अगर हम सही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो सबसे बढ़िया बिजनेस हमारा हो सकता है. और सही मायने में हेल्दी और वेल्दी ऑल ओवर भारत वर्ष में हम हमारे धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर तो होंगे ही होंगे, उसी के साथ किसान भी हो सकते हैं. और ये ऐसा नोबल काम हम सब अगर मिलके करेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है. तो इस सिलसिले में आज के जो मीटिंग है, तो ये इस मीटिंग में कल मीटिंग हुई थी वही आज हम मीटिंग ले रहे हैं. और उसका मेन टारगेट है कि नॉलेज इज पावर. जब तक आपको प्रॉपर समझेगा नहीं सीड ट्रीटमेंट क्या है, बाकी प्रोडक्ट कैसे यूज करने, तभी होगा. तो 1-2 बार हम अगर ये रिपीट करेंगे तो ही हमको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा. तो इस सिलसिले में आज के जो हमारे मेन स्पीकर है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है उनकी, ऑलराउंडर ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुके हैं. उसमें से 17 कंट्री में उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जाके एग्रीकल्चर नॉलेज वहां पे स्प्रेड किया है. और वही नॉलेज हमें जो भारत से भी कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट देखा कि लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही नॉलेज हम हमारे भारतवर्ष में अगर हमारे किसान यूज करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है. तो ये धनवंतरी के माध्यम से हम ये प्लानिंग कर रहे हैं. तो आज के हमारे मेन स्पीकर है मिस्टर संतोष साहने सर जी, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, और हमारे को होस्ट आज के है गुरुदत्त लामतुरे सर. तो इन दोनों का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे. तो हेल्प मी वेलकम संतोष साहने सर. थैंक यू सर. चलो फिर से एक बार मेरे स्क्रीन जो है विजिबल है सबको? यस सर, यस. ओके. तो फिर से वही पीपीटी है, उसमें कुछ नया नहीं है. 2-4 जो नई बातें हैं ये मैं आज जरूर कहूँगा. लेकिन देखिए, मैंने शुरू में ही पहली जो धान की मीटिंग ली थी उसमें बताया गया था कि इस साल बारिश जो है बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है. नॉर्मल का मतलब कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस हिसाब से हो रही है. 98 से 104 का प्रेडिक्शन है. तो इसका मतलब है कि 100% जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी बारिश पूरे देश में हो जाएगी, जो हमें मिलती है साउथ वेस्ट मानसून से. कि जिसका मतलब है कि आज 12 घंटे पहले, 13 घंटे पहले, यानी कि इसको अभी 24 घंटे हो गए, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये न्यूज दी है कि मानसून जो है वो अंडमान निकोबार में पहुंच गया है. इसका मतलब है कि हर बार जो मानसून का जो ट्रैवल रहता है, जो यात्रा रहती है, वो अंडमान निकोबार से होते हुए केरला के बाद फिर थोड़ा तमिलनाडु से एरिया, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र से होके होके वो गुजरात तक आगे निकलती है. और फिर धीरे धीरे 15-20 दिन में पूरा सेंट्रल पार्ट कवर करके वो नॉर्थ जोन में फैल जाती है. तो इसके लिए पूरा 1 महीना लग जाता है. अभी अगर इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ही हर साल जिस प्रकार से हम खेती करते हैं उस प्रकार से कि जो धान के फसल के लिए खेतों में हमें जो काम करने रहते हैं वो काम करना शुरू हो गया है हर जगह पे. जैसे ही अंदाजा हो जाता है और प्री मानसून 1-2 मिल जाते हैं, प्री शॉवर जिसको हम मिलते हैं, वो मिलने के बाद तुरंत बुआई करने का काम किसान लोग शुरू करते हैं. किसान लोग रुकते नहीं है. किससे देखिए, मैं दुनिया में बहुत बार ये देखता हूँ
कि किसान इतना ऑप्टिमिस्टिक बंदा मैंने आज तक कोई नहीं देखा है दोस्तों। वो हर बार आशावादी है। अगर वो पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो जाता है फिर भी आशा रखता है कि नहीं चलो इस सीजन में मेरी फसल खत्म हो गई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है, लेकिन फिर मुझे बुवाई करना है क्योंकि नेक्स्ट फसल कुछ ना कुछ तो मुझे देगी। और ये जो उसकी उम्मीद रहती है ना दोस्तों, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर हम जैसे लोग जो बिजनेस करने वाले बहुत से लोग हैं और ये जो कहते हैं कि अगर हमें लॉस हो गया तो 1-2 महीने हम उठ नहीं पाते कि अभी क्या करना है, लेकिन वो बंदा उतनी ही ताकत से दूसरे दिन काम करने के लिए खड़ा रहता है। मैं ये सोच रहा था 3 दिन पहले हमारे यहाँ जो त्योतु जो स्टॉर्म आया था, उसमें मेरा एक नेट हाउस था, शेड नेट हाउस था, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। रात में इतनी तरह से विंड वेलोसिटी थी कि जिसको मैंने करीबन 4.25 लाख रुपए खर्चा करके खड़ा किया था, वो पूरी तरह से टूट गया, उसका नेट फट गया। दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि चलो कहाँ से ना कहाँ से मेरी आमदनी तो शुरू है, मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है, धनवंतरी के जरिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे कुछ तो आमदनी है। उस किसान का क्या होता होगा जब भी कोई स्टॉर्म आ जाता है तो उस किसान का क्या हो जाता होता कि जिसकी पूरी तरह से निर्भरता खेती के ऊपर है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो दूसरे दिन खड़ा होता है और काम करना शुरू करता है। इसीलिए हर किसी के दिमाग में अगर होगा शुरू में ही कि इस साल लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली हो रहा है क्योंकि डेथ बढ़ गए, वैक्सीनेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। देखो दोस्तों, मैं अभी एक मीटिंग को मेरे यहाँ से पूरी तरह से लीव होके एग्जिट हो गया। वो मीटिंग चल रही थी, उसमें थे डॉक्टर नाना साहेब थोरात, जो लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस में काम करते हैं। उनके साथ में नागार्जुना बोल के एक हमारा फ्रेंड है, जो है तो हैदराबाद से लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बिलोंग करता है। उसके साथ में मेरा एक जूनियर है जो अमेरिका में एड्स के ऊपर रिसर्च कर रहा। हम एक 14-15 लोग आज ये काम कर रहे थे कि पोस्ट कोविड सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि अभी तो कोरोना था, अभी म्यूकोरमाइकोसिस आ गया। म्यूकोरमाइकोसिस का तो ऐसा हो गया है कि 7-7, 8-8 लाख रुपए के इंजेक्शन डाल के भी पेशेंट ठीक होगा कि नहीं, तो क्या सिनेरियो रहेगा। तो उसमें हमारे सबके मेंटोर थे जो नाना साहेब पाटिल, जो एक्स हमारे एग्रीकल्चर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट के, वो भी थे। वो अभी खेती करते हैं वालवा में, 6 महीने अमेरिका में रहते और 6 महीने सांगली में रहते, तो वो भी थे। उनका कहना यही था कि देखो दोस्तों, पोस्ट कोविड सिनेरियो क्या होगा। घबराहट तो हर किसी के दिमाग में रहेगी, लेकिन घबराहट है इसीलिए घर से ही बाहर नहीं निकलना है, ये बात तो आने वाले दिनों में चलेगी नहीं। ये सिलसिला तो जारी ही रहेगा। तो इस कोरोना के, कोविड के लॉकडाउन में हमें क्या सिखाया है दोस्तों, हमारे बीच में क्या मेंटेलिटी रहती है दोस्तों, कि न्यूज आने लगे तो हम घबराते और घर में बैठ जाते, और न्यूज जैसे ही स्टॉप हो गए तो हम कुछ ना मानते हुए घर से बाहर निकलते हैं, और फिर हम जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं कि देखो कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मास्क पहनना जरूरी है। जिम्मेदारी ये भी नहीं रखते हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सैनिटाइज करना है बार बार। कोरोना हम ये भी जिम्मेदारी नहीं लेते कि जो ओरैक हमारे लिए दिया गया है वो खाली लॉकडाउन के दौरान नहीं है, रोज लेना है। जो इम्यूनिटी दिया है वो रोज लेना है। इस तरीके की हैबिट हमारे लाइफ के अभी होनी चाहिए दोस्तों, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और ये हैबिट के साथ घर से जो निकलेंगे वो काम कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली। ये हैबिट को छोड़ के जो भी निकलेंगे वो कोरोना के ट्रैप से बचेंगे, शायद अगले कुछ आने वाले नए वायरस के ट्रैप में अटक जाएंगे दोस्तों। तो हमने क्या सीखा है, हम क्या सीखने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर पाटिल सर क्या चाहते हैं, धनवंतरी क्या चाहती है। हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया इम्यूनिटी से ही शुरू होता है और इम्यूनिटी तक जाके ही रुकता है। तो इम्यूनिटी से शुरू हुआ है तो इम्यूनिटी को छोड़ना नहीं है, इम्यूनिटी के साथ ही हमें हमारी पूरी जिंदगी चलानी है। इसीलिए हमारी हैबिट ये चाहिए, मास्क होना ही चाहिए, कोरोना हो या ना हो, सैनिटाइजर होना ही चाहिए अपने गले, पंच तुलसी लेना ही चाहिए, ओरैक के 2-4 बार स्प्रे मुंह में डालने ही चाहिए, कहीं पे भी आप जाओ। ये हैबिट के साथ हमें जाके आने वाले दिनों में काम करना है दोस्तों। तो आप मानसून अगर अंडमान निकोबार में दाखिल हो गए तो किसान रुकने वाले नहीं है, किसान रुकने वाले नहीं है, इसका मतलब बुआई होने वाली है, बुआई होने वाली मतलब इसका मतलब है बीजोपचार के लिए हमारे सामने बहुत बड़ा बिजनेस पड़ा हुआ है। तो बीजोपचार को लेके अगर हमें काम करना है दोस्तों, तो ये जो भारत का सिलसिला है, मैंने कल भी ये बात दोहराई थी, मैं बार बार ये कह रहा हूं, राजस्थान छोड़ के
देश के हर एक क्षेत्र में धान की फसल लगाई जाती है और हम ये सोचते हैं कि यार धान क्या बिजनेस करेंगे, धान की ऊपर लागत खर्च ही कितना है कि हम उसमें से कितना हिस्सा उठा पाएंगे। दोस्तों धान का लागत खर्च कितना भी हो, लेकिन हम कम से कम 400-500 रुपए का तो बिजनेस निकालेंगे ताकि उस धान वाले गरीब किसान को हम 1000-1500 का मुनाफा दे पाएंगे। इस नजर से उसको देखो तो 1 एकड़ में 500 रुपए का भी हम बिजनेस कर पाए बीजोपचार में, तो अकेले छत्तीसगढ़ में हम करीबन बीजोपचार में 5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाएंगे दोस्तों, वो भी 15 दिन में अकेले छत्तीसगढ़ में। अगर 1 लाख एकड़ के ऊपर हमें काम करना है, उसको मल्टीप्लाई करो 500 रुपए से, फिर भी अगर 2 जीरो ही बढ़ गए तो 5 करोड़ रुपए हो गए दोस्तों 15 दिन का बिजनेस। मुझे मालूम नहीं है, आदरणीय रमानी सर यहाँ पे है, भांडगे सर यहाँ पे है, लेकिन 15 दिन का बिजनेस 5 करोड़ का एग्रीकल्चर के सेक्टर में आज तक तो नहीं हुआ होगा छत्तीसगढ़ में, या हुआ है सर? नहीं। और 1% अगर हम काम कर पाएंगे, बहुत बार होता है, मेरे को मालूम है छत्तीसगढ़ का किसान पंजाब और हरियाणा के धान के किसान से गरीब किसान है, मैं मानता हूं वो गरीबी है, हमें उसकी आमदनी बढ़ानी है, हमें उसका मुनाफा बढ़ाना है, हमें पंजाब के किसान का भी मुनाफा बढ़ाना है। पंजाब के किसान के लिए 500 की जो नोट है वो उतनी ज्यादा मायने नहीं रहेंगे जितनी मायने रहेगी छत्तीसगढ़ के किसान के लिए, इसीलिए उसके पास से 500 रुपए का बिजनेस निकालना दिक्कत है। लेकिन हम ये दावे के साथ कहेंगे कि वो अगर हमारी बात मान के 500 रुपए हमारे भरोसे के ऊपर धान की फसल में डालेगा तो हम कम से कम 1000-1500 रुपए का उसका मुनाफा करके ही देंगे। ये बात तो तय है दोस्तों। तो अगर 1% भी छत्तीसगढ़ में काम हुआ, 1 लाख एकड़ के ऊपर भी काम हुआ और 500 रुपए ही बीजोपचार में गए 1 एकड़ के, तो 5 करोड़ रुपए का भी दोस्तों बिजनेस 15 दिन में छत्तीसगढ़ से आएगा। छत्तीसगढ़ तो बहुत छोटा राज्य है धान उगाने वाला, अगर वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी से यहाँ पे बहुत जो लोग जुड़े हुए हैं, तो अकेले बीजो रिच पे हम 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस 15 दिन के 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस हम 15 दिन के अंदर ला सकते हैं। और दोस्तों 15 दिन के अंदर किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अगर 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कमाया दोस्तों, तो मैं ये बात कहूंगा, मैं उनके ऊपर ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन इनके ऊपर ये नहीं है, उनका जो खर्चा होता है मैं ये नहीं कहूंगा कि खर्चे में, लेकिन मार्केटिंग के ऊपर उनका जिस तरीके से खर्चा होता है, तो उनके जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनको 4 स्टार 5 स्टार में रहना पड़ता है, उनकी जो गाड़ियां चलती है 3-3 4-4 हजार रुपए पर डे के हिसाब से चलती है, उनके जो मीटिंग चलते हैं, सब कुछ है। लेकिन कंपनी ने, धनवंतरी ने अगर 100 करोड़ का बिजनेस किया दोस्तों, तो उसमें 65 से 70 करोड़ तो कंपनी हमारे बीच में बांट रही है, हमारे हर एक उस बंदे के घर में जा रही है जहां पे हमारे धमतरी जिले में एक छोटे गांव में काम करने वाला धनवंतरी से जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर के घर में वो पैसा गया है दोस्तों। और ये 100 करोड़ का बिजनेस लाते हुए हम धान की फसल में क्या बढ़ोतरी देंगे, धान की फसल की उपज में क्या बढ़ोतरी देंगे? तो 100 करोड़ का धनवंतरी का बीजोपचार का बिजनेस धान उगाने वाले किसान के घरों में 1000 करोड़ रुपए बांटने वाला है दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए बांटने वाला ना, 1000 करोड़ बांटा, कम से कम 500 करोड़ रुपए तो वो बढ़ाने वाला है। और ये जो पैसे बढ़ेंगे वो धान उगाने वाले किसान के घर में बढ़ने वाले हैं। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि माइक्रो प्लानिंग करो फिर से, और माइक्रो प्लानिंग के साथ साथ छोटे छोटे स्टॉक्स आपके पास रहने चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत ना आ जाए दोस्तों, क्योंकि 500 रुपए का मटेरियल पहुंचाने के लिए बहुत बार हजार रुपए खर्चे हो जाते हैं दोस्तों, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं पुरता है। अगर कोरबा से किसी ने फोन किया और कोरबा में मटेरियल नहीं है और रमानी सर तो ऐसे है कि किसी भी हालत में वो मटेरियल पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो 1000 रुपए का मटेरियल पहुंचाने में बहुत बार 1500-2000 रुपए का अगर खर्चा हो गया तो ये बिजनेस नहीं है दोस्तों। इसीलिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 100, 200, 500 हर एक की कैपेसिटी के इसमें मटेरियल होना ही चाहिए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से लेके केरला, तमिलनाडु तक धान के फसल में काम कर सकते हो दोस्तों। ये धान उगाने वाले किसान हैं। ये स्लाइड क्यों हमने लगाई थी, भारत में धान की खेती करने वाले अलग अलग किसान हैं, क्योंकि धनवंतरी का यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। धनवंतरी पंजाब में काम कर रही है, धनवंतरी तमिलनाडु में काम कर रही है, धनवंतरी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, धनवंतरी आसाम में भी काम कर रही है, धनवंतरी हर एक राज्य में काम कर रही है जहां पे धान की फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों इन सभी किसानों के चेहरे पे अगर हमें हंसी लाने हैं तो धान की खेती की तकनीक सीखेंगे, बार बार सीखेंगे,
बार बार रटेंगे उसको, बार बार रटने के बाद ही कोई भी बंदा, ये मैं कहाँ से सीखा, मैं ये बहुत बार क्या करता था कि एक बार बताता था और छोड़ देता था कि वो समझ गया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार, बार बार रटना है, कि ये तो मैं धन्वंतरी से सीखा है। धन्वंतरी ने ये सीखा है कि अगर नेटवर्किंग सीखना है तो बार बार उसको एलडीपी में लेके बार बार उसको समझाओ, बार बार मीटिंग में कन्वर्ट करो, उसको कन्विंस करना है तो बहुत बार हमें उसको बार बार बताना पड़ता है। इसी प्रकार के ये जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है, आपके पास बार बार पहुंचाने का हमारा मकसद ये है कि 1 2 4 बार 5 बार रटने के बाद ही 15 दिन जो हमारे हाथ में है बीजोपचार के लिए, तब जाके काम होगा। और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेंगी कि देखो दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को बोलो कि ये मीटिंग अटेंड करो, ये मीटिंग अटेंड करने के बाद बीजोपचार, नहीं तो इतना कुछ होने के बाद फिर फोन आ जाता है कि सर वो धान की फसल में बीजोपचार करना था और कैसे करना है। तब जाके फिर दिमाग हिलता है कि यार पहले जो अगर 15 दिन हमारे एग्रीकल्चर के सभी ट्रेनर अगर आपको यही सिखा रहे हैं, और फिर जाके, और होता क्या है, अपने लीडर, मैं यहाँ पे लीडर को स्ट्रिक्टली बोलूंगा क्योंकि मैं ये कहूंगा, बहुत बार अपने लीडर फोन देते हैं हमारा और बोलते हैं इनको फोन करो, ये बताएंगे आपको बीजोपचार कैसे करना है। अरे मुझे कल पिछले 3 दिन में अलग अलग राज्य से फोन आए हैं और बड़े बड़े लीडर ने उनको नंबर दिया था और वो बोले थे कि सर आपका नंबर यहां से मिला और उन्होंने बोला है कि बीजोपचार कैसे करना है आप बताएंगे। अरे फिर अगर वही हमें करना है तो दोस्तों ये मीटिंग क्यों लगाई है हमने? हम तो बताएंगे, हम तो बिजनेस नहीं ये गंवाने वाले, क्योंकि धन्वंतरी का बिजनेस बढ़ना चाहिए, तभी जाके धन्वंतरी देश की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। हम तो बताएंगे, लेकिन कभी कभी फिर दिमाग हिलता है कि यार इतना कुछ होने के बाद भी अगर सीनियर मोस्ट लीडर भी अगर किसी किसान को नंबर देके बोलेंगे कि इनको फोन करो, ये बोलेंगे बीजोपचार कैसे करना है, तो फिर दिमाग हिलता है। दोस्तों ऐसा मत करो। पर्ल को बिठाओ, रूबी को बिठाओ, डायमंड को बिठाओ इस मीटिंग में, उसने उसके 50 लोगों को 100 लोगों को बताना चाहिए कि बीजोपचार ऐसे किया जाता है। मैं पिछले 3 साल से धन्वंतरी में काम कर रहा हूं, बार बार जब वही फोन आते हैं ना और उन्हीं लीडर के जरिए आते हैं, तो मैं बोलता हूं फिर अगर लीडर लोग ही नहीं सीख रहे तो नीचे वाला बंदा कब सीखेगा? और ये मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हर कोई छोटी चीज सीखे, लेकिन कृषि मंथन क्यों बनाया गया है? बीजोपचार का जो पैम्पलेट बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है? और इसीलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बीजोपचार को लेके फिर से एक बार 2 4 5 जो कुछ लाइन में आपको खुद के लैंग्वेज में लिखना है वो लिखो और आपके लोगों में वो एसएमएस डाल दो। कुछ नहीं है, 250 ml बिजोइज लेना है, 250 ml आरपीएस लेना है और 20 से 25 किलो जितनी भी बीज मात्रा 1 एकड़ के लिए धान में लगती है, उसको अच्छी तरीके से लिक्विड को हाथ से मसल के उस बीज को बीजोपचार करना है, छाव में सुखाना है और बुआई के लिए जाना है। इतनी छोटी बात है, बार बार बताने के बाद भी आप अगर एग्रीकल्चर के लोगों को फिर से फोन करेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। दोस्तों अलग अलग किस्तों में हमारे देश में जो धान की फसल लगाई जाती है, अपलैंड राइस से लेके लोलैंड राइस, यहां से शुरू होती है जहां पे पानी देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर का एरिया है। यहाँ पे शुरू होती है, यहाँ पे प्लेन एरिया है, फिर भी पानी देना पड़ता है जो पंजाब हरियाणा का है। यहाँ पे रेनफेड लोलैंड राइस है जो छत्तीसगढ़ में हो जाता है, महाराष्ट्र में कोंकण में हो जाता है, और यहाँ पे पूरी तरह से लोलैंड है जहाँ पे धूप के सीजन में भी पानी देके ही हमें राइस करना पड़ता है। तो कौन कौन सा है? सिंचित धान जो इरिगेटेड है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, सिक्किम, कर्नाटक, हिमाचल, गुजरात में इरिगेटेड राइस फार्मिंग, सिंचित धान की खेती की जाती है। अपलैंड फार्मिंग है, ये कहाँ कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, पहाड़ी उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे ये अपलैंड खेती की जाती है। उसके बाद में वर्षा सिंचित जो पूरी तरह से बारिश के ऊपर निर्भर है, वो कहाँ कहाँ पे? तो वो छत्तीसगढ़ में भी है, वो महाराष्ट्र में भी है, वो आंध्रा केरला में है, तमिलनाडु में भी है। उसके बाद में है बाढ़ प्रवण क्षेत्र की जो पूरी तरह से लोलैंड है, वो कहाँ पे है? तो वो जितने भी नॉर्थ ईस्ट का ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के एरिया का जो एरिया है वहां पे भी ये खेती की जाती है। तो दोस्तों अभी ये जो समय है ग्रीष्मकालीन जुताई, जिसको हम बोलते हैं कि जिस जुताई के बाद ही हमारी बारिश के बाद की फसल लगाई जाती है, तो इसमें हमें क्या काम करना है? तो इस जुताई के बाद जो भी हमारे किसान भाई गोबर डालने वाले हैं, कंपोस्ट रिच को प्रमोट करो, गोबर को गोबर खाद में परिवर्तित करो। हमारी ये 150 ग्राम की जो कंपोस्ट रिच की बोतल है, इसको 200 लीटर के पानी में डालो और 4 मीट्रिक टन से 5 मीट्रिक टन का जो भी हिप है, वो कभी कभी 1 मीट्रिक टन का भी होगा या 5 मीट्रिक, ज्यादा से ज्यादा 5 मीट्रिक टन के हिप के लिए 200 लीटर का पानी अच्छी तरह से छिड़काओ, उसको ढको, उसको 5-6 दिन 8-10 दिन रखो
और उसके बाद ही आप आपके खेतों में किसान लोग फैलाओ। तब जाके जो आपका गोबर था उसमें जो भी खरपतवार के बीज थे वो मर गए, जो भी कीड़े के अंडे थे वो मर गए, क्योंकि आपने जो 8-10 दिन उसको ढका है उसके कारण उसके अंदर की जो हीट है वो बढ़ गई। और उस हीट ने क्या किया, तो उस हीट ने उस गोबर में जितने भी कीड़े के अंडे थे, जितने भी फफूंद थे जो हमारे लिए हानिकारक है, जितने भी खरपतवार के बीज थे, इन सबको मार दिया। और अब आपकी जो गोबर खाद है खाद बन गई गोबर, और ये खाद आपके फसल में बहुत अच्छे रिजल्ट दे देंगे, खरपतवार कम करेंगे। तो कंपोस्ट रिच को प्रमोट करो। और इसके बाद आ जाते हैं हम बीजोपचार पे। बीजोपचार पे दोस्तों इस तरह से हमें आना है कि बहुत बिल्कुल सही है, कल भी मैंने ये बात कही है, जहां पे भी 10 किलो तक का बीज है वहां पे 100 ml की बोतल इस्तेमाल करो, जहां पे भी 20 से 25 किलो का बीज है वहां पे 250 ml की बोतल इस्तेमाल करो। जहां पे भी हमें दोबारा प्रमोट करना है और किसान कन्विंस हो गया है, एक तो बीजोपचार में भी इस्तेमाल करेगा और रोपाई में भी इस्तेमाल करेगा, तो उसको तो 2-2 बोतल लगने वाली है। तो उस तरीके से आप आपके किसान को हैंडल करो। 250 ml बीजोरिच, 250 ml आरपीएस इकट्ठा करो, 500 ml हो गया। 25 से 30 किलो बीज के लिए अच्छी तरह से बीज के ऊपर ये छिड़काओ, दोनों हाथ से मसल डालो और तब जाके आप बुवाई करो। कई कई जगह पे क्या होता है, 10-10 12-12 घंटे रात भर इस बीज को पानी में रखा जाता है, गर्म पानी में, थोड़ा कोमट पानी में उसको रखा जाता है। उसके उसके दो कारण हैं, नमक मिश्रित पानी में उसको रखा जाता है, उसके दो कारण हैं। एक तो बहुत बार सीधा बुवाई करके भी धान की फसल लगाई जाती है, उसका रोपाई नहीं किया जाता है कई कई क्षेत्र में। तो इसके लिए ये बीज अंकुरित होना बहुत जरूरी होता है। तो जहां पे भी इस तरीके से किया जाता है तो आपको क्या काम करना है, ये पानी थोड़ा उबला रहता है, इसमें नमक डाला रहता है, और इसीलिए जो भी बीज आपने डाला है, ऊपर वाला जो बीज जो हल्का था उसमें बीज अंकुरित होने की संभावना कम थी, उसको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। 12 घंटे वो पानी में उबलने के बाद उसको पानी से अलग किया जाता है और एक कपड़े के ऊपर रखा जाता है। उस समय पे आपको क्या करना है, 250 ml बीजोरिच, 250 ml आरपीएस, 3 से 4 या 5 लीटर पानी में अच्छी तरह से आपको उसको मिक्स करो। और आपके पास अगर 1-2 लीटर का वो जो नाई के पास एक स्प्रे रहता है जो हमारे बालों के ऊपर छिड़काया जाता है और उससे हमारी कटिंग की जाती है, वो अगर आपके पास स्प्रे है तो वो 1 लीटर का है, तो 250 ml बिजोरिच, 250 ml आरपीएस और उसके साथ में 500 ml पानी डालो। और ये जो 1 एकड़ है अच्छी तरह से उस पानी से निकाले हुए बीज के ऊपर जो अंकुरित हुए हैं थोड़े बहुत, क्योंकि अंकुरित हुए थोड़े बहुत बीज अगर आप हाथ से मसलोगे तो अंकुरण टूटने की संभावना है। वो अंकुर टूट गया तो फिर जर्मिनेशन नहीं होगा दोस्तों, और उसका जो ब्लेम है वो हमारे बीजोपचार पे आ जाएगा। वो लोग बोलेंगे कि आपने जो बताया था उस तरीके से बीजोपचार किया और इसलिए हमारे यहाँ पे जर्मिनेशन परसेंटेज ही नहीं हुआ है। ये ना होने के कारण जहां जहां पे अंकुरित होके बीज बोए जाते हैं डायरेक्टली, उस समय पे आपको स्प्रे के जरिए ही उसके ऊपर बीजोपचार करना है। तो फिर कैसे करना है, उस बीज को हल्के हाथ से आपको फैलाना है, बहुत अच्छी तरह से पतले लेयर में फैलाओ ताकि हर एक बीज को अच्छी तरह से दवाई लग जाए। और उसके ऊपर नाई के पास जो स्प्रे रहता है वो 2 लीटर के स्प्रे में आप या 1 लीटर के स्प्रे में ये दवाई ये करके अच्छी तरह से छिड़काओ। दवाई छिड़कने के कारण अंकुरण जैसे कि वैसे रहेंगे, वो सूखने के बाद ही आप बुवाई के लिए जाओ। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से बीजोपचार करना चाहिए ये बताया है। अब आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, जहां पे सूखे बीज है उनको सीधा ये करो, लेकिन सूखे बीज को भी आपको सबसे पहले उबले हुए पानी की, नमक वाले पानी की ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी रहता है, ताकि हल्के वाला बीज गलती से भी बुआई के लिए ना जाए। वो हल्के वाला बीज निकलना जरूरी है, वो वैसे भी ये होने वाला नहीं है। अगर हल्के वाला बीज बहुत निकल गया तो फिर बीज की मात्रा आपको वहां पे ज्यादा लगने वाली है, ये किसान को समझ में आ जाता है। तो ये हुआ बीजोपचार के बारे में। इसके बाद अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की नर्सरी लगाई जाती है। अब बहुत जगह पे बहुत आधुनिक तकनीक से धान की फसल की जाती है दोस्तों। कई कई जगह जगह पे जापानी मेथड बोलते हैं, कई कई जगह पे श्री मेथड बोलते हैं, SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हमारे महाराष्ट्र में तो एक हमारे महाराष्ट्र में जो कर्जत वाले एक जो किसान है, उन्होंने एक बहुत अच्छी सिस्टम महाराष्ट्र में डेवलप की है धान की फसल लगाने की। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में SRT मेथड जिसको बोलते हैं,
तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेज बेड के ऊपर राजेंद्र पी, आप स्क्रीन के ऊपर कुछ शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए, मेरी विनती रहेगी। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से धान की नर्सरी लगाई जाती है। जैसे भी चल रही है वो चलने दो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, नर्सरी डालने से पहले हमारा बीजोपचार होना चाहिए। और नर्सरी के समय पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात है, ये स्क्रीन को इसको बहुत अच्छी तरीके से देखो। अब धान की फसल कैसे लगाई जाती है, तो ये स्लाइड में आपको दिखेगा कि कई कई जगह पे सीधा ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, कई कई जगह पे हल के पीछे बीज डाले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही नर्सरी उभरती है, अंकुरित होके तैयार हो जाती है, इस प्रकार के नर्सरी के फोटो हमें दिखाई देगी। समझ लो, ये फोटो मैंने खुद निकाला हुआ है हमारे जुन्नर के क्षेत्र में, जहाँ पे इस प्रकार की नर्सरी हो। ये बार बार बारिश रहती है तो हरी रहती है, लेकिन बारिश रुक गई है और नीचे से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो उस समय पे थोड़ी बहुत क्षेत्र में नर्सरी पीली पड़ जाती है। और जैसे ही ये जो नर्सरी है पीली पड़ गई दोस्तों, तो पीली पड़ने के बाद तुरंत हमारा किसान उठता है, बाजार में जाता है, बाजार में जाने के बाद यूरिया लेके आता है, कटोरी में यूरिया डालता है, एक गमले में यूरिया लेता है और पूरी तरह से उसका छिड़काव करके आता है। अगर बारिश चली हुई है फिर भी छिड़काव करके आता है। उसके पीछे का उसका एक ही मकसद रहता है कि मेरी धान की नर्सरी जो है वो रोपाई से पहले पीली नहीं पड़नी चाहिए, ताकि मेरे फसल में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। दोस्तों यही कारण है तनाछेद का प्रकोप बढ़ाने का, यही कारण है हमारे आने वाले फसल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कीट के प्रकोप होने का। और इसीलिए मेरी विनती ये रहेगी, उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा क्या तरीका है दोस्तों, हमारे पास सिल्कोरिच नाम का एक ये है कि जो फसलों में बहुत अच्छा हरापन लाएगा। सिल्कोरिच अगर हम छिड़काते हैं आरपीएस के साथ में, तो दो है दोस्तों, कल भी मैंने ये बात दोहराई थी। यूरिया का दिमाग से पहले निकालो। यूरिया एक तो नाइट्रेट फॉर्म में है, नाइट्राइट फॉर्म से पौधों द्वारा उठाया जाता है, और नाइट्राइट जैसे ही उठाता है, नाइट्राइट नहीं चाहिए पौधे को एमिनो एसिड चाहिए, तो नाइट्राइट का कन्वर्जन फिर एमिनो एसिड में होता है। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही यूरिया उठाया जाता है, ये आइदर इन अमोनिकल फॉर्म और इन नाइट्रेट फॉर्म, नाइट्राइट या अमोनिकल फॉर्म में जैसे ही यूरिया उठाया जाता है दोस्तों, पौधे के ऊपर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ता है, और हमें ये नहीं चाहिए। अगर नर्सरी में ही रस चूसने वाले कीटे लग गए दोस्तों, तो फिर आने वाली धान की फसल में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और इसीलिए जिस जागरूकता से आप सभी लोग आज धान के बीजोपचार में काम कर रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार हमें नर्सरी अंकुरित होने के बाद के जो 15 दिन है, 15 से 35 दिन, 15 से 25 दिनों के अंदर नर्सरी तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। उस 10 दिन में हमें एक टेक्नोलॉजी इस बार बढ़ाना ही है, हमारा आरपीएस और सिल्कोरिच का एक स्प्रे उस नर्सरी के ऊपर होना ही चाहिए दोस्तों। मैं दावे के साथ कहूंगा, आगे चल के फिर धान की फसल में तनाछेद का प्रकोप बहुत कम होगा, आगे चल के फिर धान की फसल में माहू का जो प्रकोप है वो बहुत कम होगा, कीटकों का प्रकोप बहुत कम होगा। तो इसके लिए हमें ये काम बहुत सावधानी से करना है दोस्तों, बहुत सावधानता से करना है। अभी हमारा सिल्कोरिच का जो पैकिंग है वो 1 किलो का है, और उतना ही पैकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसके नीचे अगर हम पैकिंग में आते हैं तो एक तो पैकिंग करने में दिक्कत आ जाती है, और वो इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं होता। तो दोस्तों हमें एक काम करना है कि हमें ये जो है नर्सरी प्रबंधन में, नर्सरी मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण दूसरी जो स्टेज है, वो स्टेज है नर्सरी के दौरान। आज नर्सरी डाली है, 25 से 30 दिनों में वो रोपाई के लिए तैयार होने वाली है। तो इस 1 महीने के दौरान हमें एक आरपीएस और सिल्कोरिच का स्प्रे किसी भी हालत में देना ही देना है, और यूरिया का स्प्रे का अटकाव करना है। ये 2 बातें आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो, करो। मुझे मालूम नहीं है आप किसानों के बीच में जाके इस बात को कैसे प्रमोट करोगे, लेकिन प्रमोट करना जरूरी है। 10 में से 2 किसानों ने भी ये बात सुनी, तो मैं दावे के साथ ये कहूंगा, जब वो किसान जिन्होंने इस 25 दिन के दौरान एक सिल्कोरिच और एक आरपीएस का स्प्रे लिया था, उस किसान की जो मुख्य फसल है रोपाई के बाद की, वो 3-4 महीने जब भी खेत में रहेगी वो अलग ही दिखेगी। और इस फसल को देखने के लिए फिर आप उस खेत के ऊपर 100 लोगों को लेके जाओ,
और फिर बोलो कि ये जो फसल है यहाँ पे हमने धान में बीजोपचार इस्तेमाल किया था, धान के नर्सरी के दौरान हमें सिल्कोरिचा और आरपीएस का स्प्रे किया था, इसीलिए इस फसल का जो आज पिक्चर है अलग बाकी के किसानों से थोड़ी बहुत अलग है दोस्तों। तब जाके धान वाले किसान का खर्चा कम होने वाला है। हम बातें करके कुछ फायदा नहीं है। धान वाले किसान का सही मायने में हमें खर्चा कम करना है दोस्तों। तो अगर हम ये दावा कर सकते हैं क्या कि 7 जून को शुरू हो रही है बारिश, सितंबर के 30 तारीख तक रोज गिरने वाली है, 4 महीने थोड़ी 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 थोड़ी, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक दिन गिरेगी 15 दिन रुक जाएंगी, एक दिन गिरेंगी 15 दिन रुक जाएगी, और इन 15 दिनों में धान की फसल पीली पड़ेगी। जैसे ही पीली पड़ेगी महू का प्रकोप हो जाएगा, जैसे ही पीली पड़ेगी ब्लास्ट का प्रकोप हो जाएगा, जैसे ही पीली पड़ेगी तनाछेद का प्रकोप हो जाएगा। और तब जाके फिर हम बोलेंगे सर तनाछेद तो बहुत आ गया है, वो तब तक तो अंदर गया है दोस्तों, तब तक तो कोई भी रासायनिक कीटनाशक भी उसको मार नहीं सकती है, हमारी तो सभी दवाई या बायोलॉजिकल। तब जाके धान के तने के अंदर जाने से पहले जितना हम काम करेंगे उतना धान के किसानों का हम खर्चा कम करेंगे दोस्तों। जितना हम धान में माहू का हॉपर्स का प्रकोप होने से पहले काम करेंगे उतना हम धान वाले किसान का खर्चा कम करेंगे दोस्तों। तो ये बात भी गौर से सुनो, ये आपके शेड्यूल में नोट करके ले लो दोस्तों। इसके बाद मताई की जाती है। मताई के समय पे भी बहुत अच्छी तरीके से अगर मताई हो गई दोस्तों तो धान की फसल बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसी समय पे अगर अपना आरपीएस ग्रैन्युअल इस्तेमाल हुआ तो आरपीएस ग्रैन्युअल मिट्टी के हर एक हिस्से में अच्छी तरह से ये हो जाए। आप घबराओ मत कि वो मिट्टी से बह जाएगा, ये हो जाएगा, पानी से ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो मताई के दौरान जैसे ही मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा दोस्तों, वो उतना अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी धान की फसल में दिखाएगा। और इसीलिए पडलिंग के समय, मताई के समय आपको आरपीएस जो आपने ग्रैन्युअल से 5 किलो के पैकिंग में है तो 1 बैग इस्तेमाल करना है, 2 किलो के पैकिंग में आपके पास है तो 2-2 किलो के 3 बैग इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद फिर से एक बार रोपाई के समय पे भी किसानों को प्रमोट करो। ये मैं धंधा बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, ये मैं किसानों में सही मायने में हमारा जो रिजल्ट है वो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। किसानों में छोटी छोटी चीजों में काम अगर करेंगे तो आगे चल के रोग और कीट प्रबंधन का जो किसान का खर्चा है वो दोस्तों कम होने वाला है। और इसलिए 250 ml आरपीएस, 250 ml बिजोरिज फिर से एक बार उसका सोल्यूशन बनाओ। और जो रोपाई के लिए आपने रोप उखाड़े हैं नर्सरी से, उनको डीप करो और उसके बाद आप रोपाई के लिए दे दो। इसके बाद देखो दोस्तों, मैं ये बात कहूंगा कि जैसे ही बारिश रुक जाती है धान वाले किसान ने भी अपने फसल में 7-7, 8-8 दिन में चक्कर लगाना जरूरी है। चक्कर लगाना जरूरी है। जैसे ही चक्कर लगाते हुए अगर कहीं आपको दिखाई दिया कि धान की फसल में इस तरीके से ये हो गया है, एक तो जैसे ही धान अंकुरित होता है रोपाई के बाद तुरंत आपको पहला एक काम करना है, अपना जो ट्रैपोरिच है उसको आपको कम से कम एकड़ में 20 यानी कि एकड़ में 2 पैकेट आपको लगाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो नीले और पीले रंग की तरफ धान में रस चूसने वाले जो हॉपर्स है, रस चूसने वाले धान के पत्तों का रस चूसने वाला जितना भी माहू है वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। और ये एक बार अगर आकर्षित हो जाता है तो खेतों में ये जो कीटक है इनका प्रकोप कम हो जाता है। अब रही बात हमारी तनाछेद की, एक बार ट्रैपोरिच आपने लगा दिया उसके बाद भी फिर भी आपको दिखाई देता है कि कई धान के जो कुछ रोप हमने लगाए हैं जिसको अभी अंकुरित होना शुरू और स्प्राउटिंग होना शुरू हो गया है, लेकिन बीच का हिस्सा पीला पड़ गया है दोस्तों। आप अगर उसको उखाड़ोगे तो वो अंदर से पूरी तरह से सड़ गया होता है। ये जो है वो है इसके लिए क्या, इसके तनाछेद के कारण से। तो अगर धान के फसल में एक बार हमारा किसान राउंड लगा के आता है और उसको इस तरीके से धान के फसल के ऊपर पत्ते के ऊपर दिखाई दिया, मैंने जहां पे कर्सर घुमा रहा हूं ये अगर दिखाई दिया तो उसको इसको कट करना है और कट करके इसको जलाना है। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, तो ये तनाछेद ने डाले हुए अंडे हैं। ये कितने हैं, ये 200 से लेके 500 तक अंडे हैं। ये अगर अंडे से बाहर इल्ली आ गई, सुंडी आ गई तो एक यही बार में एक ये छोटा सा धान का पत्ता करीबन 500 पेड़ को, धान के पत्ते को खराब करने वाला है। कितने, 500 पेड़ को, 500 पेड़ में ये तनाछेद का प्रादुर्भाव करने वाला है, 200 पेड़ में प्रादुर्भाव करने वाला है। तो देखो 200 पेड़ में अगर प्रादुर्भाव होता है तो कितना बड़ा नुकसान है। इससे तो ज्यादा ये बहुत अच्छा है कि जैसे ही अमावस होती है तुरंत 2-3 बाद आपके धान के फसल में एक चक्कर लगा के आओ
और इस तरीके से जैसे अंडे आपको दिखाई देते हैं उसको कट करो, कट करके वहां पे मत फेंको, कट करके उसको उठाओ, बाहर लाओ और उसको धान की पराली के साथ ही जलाओ। थोड़ी धान की पराली ले लो, उसमें ये डाल दो और जलाओ। दोस्तों, आप किसानों का तना छेद का कम से कम 70 से 80% का प्रकोप इतनी छोटी सी बात से आप कंट्रोल कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ हुआ तो हमारे पास इम्यूनरी चल रहा है, फिर भी अगर कुछ हुआ तो हमारे पास क्रॉप गार्ड है, फिर भी अगर कुछ हुआ तो हमारे पास सिल्कोरीच है। तो दोस्तों, तना छेद के नियंत्रण के लिए हमारा ये जो है इस्तेमाल करो। धान में हॉपर्स का भी बहुत बड़ा प्रकोप होता है। देखो दोस्तों, आपके कस्टमर ने, आपके किसान ने धान में क्या किया है, हमारे ट्रैपोरिच लगाए है, इसीलिए उसके खेत में प्रकोप नहीं होगा। लेकिन बाजू वाले किसानों में लगाया नहीं, तो एक बार बाजू वाले खेतों में उसका प्रकोप बढ़ गया तो उस बाजू वाले किसान की फसल तो जाती ही जाती है, लेकिन जहां पे ट्रैपोरिच लगाए वहां पे अटकने के बाद बाकी के थोड़े बहुत कुछ बचे हुए हैं, ये हमारे किसान के खेत में भी आने वाले हैं। इसका प्रकोप फिर बढ़ जाएगा। धूप निकल गई, बहुत टेम्परेचर हो गया, उसकी नमी भी बढ़ गई, तो ये जो कीड़े हैं बहुत कम समय में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में इस हॉपर्स को जन्म देते हैं। ये सीधा हॉपर्स को ही जन्म देते हैं, अंडे डालते ही नहीं है, तो सीधा हॉपर्स को जन्म देते हैं। तो हमारे धान की फसल इस तरीके से दिखती है। तो इसके लिए दोस्तों फिर हमारे पास इम्यूनरी अल्ट्रा है, हमारे पास सिल्कोरिच है और अच्छी तरीके से नमी बनी है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्रॉप गार्ड भी है। तो इस तरीके से धान की फसल में आप आपके ये कीजिए, शेड्यूल जो है वो फॉलो कीजिए। धान की फसल में जैसे ही ये जो हॉपर्स है, इन हॉपर का प्रकोप होता है, ये हॉपर बर्न सिम्टम आ जाता है, उसके बाद जहां जहां पे हॉपर्स ने पत्तों को चूजा है, बाइट किया है, वहां वहां पे जख्म हो गई है, और जहां जहां पे जख्म हो जाते हैं वहां वहां पे फिर फफूंद अटैक करते हैं, फिर ब्लास्ट आ जाता है, फिर ब्लाइट आ जाता है, और इस प्रकार से हमारे धान की फसल में फिर अलग अलग क्षेत्रों में हमारे धान की फसल में रोगों का आक्रमण हो जाता है। और ये रोग दो तरीके से होते हैं, एक तो इस तरीके से है ब्लास्ट, और ये है पहली वाली जो फसल है ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ब्लाइट और ब्लास्ट ये दोनों तरीके से, एक फफूंद से आ जाता है और एक जो आ जाता है ये जीवाणु से आ जाता है। इन दोनों की रोकथाम करने के लिए हमारे पास प्लांट गार्ड है। प्लांट गार्ड की नाम की जो दवाई है वो दवाई हमें 0.5 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब है 100 लीटर के लिए 50 ग्राम इस्तेमाल करना है छिड़काव के लिए। और उस प्रकार फिर अगर हम ये पूरा शेड्यूल ठीक ठाक ढंग से इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छी तरीके से हम धान की फसल इन कीट और रोग से बचा पाएंगे। देखिए, अब देखो ये स्लाइड मैं बहुत बार दिखाता हूँ, अभी ये स्लाइड इसमें दिखेगी कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि ये स्लाइड में थोड़ा सा पीपीटी का सेटिंग चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये स्लाइड बहुत बार दिखाई है कि ये जो कीड़े हैं ये धान की फसल को प्रकोप करने वाले, इसमें चूहा भी आ जाता है, और ये जो है ये मित्र कीट है। अगर हम धान के पूर्ण उगाई के समय पे 2-3 महीने के सीजन में जितना हम जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, उतना ये मित्र कीट बढ़ेंगे, और ये मित्र कीट अपने आप इन कीटकों का प्रकोप करने की कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये जो पंछी है ये चूहों को उठाने का कोशिश करेंगे, और इसीलिए वातावरण का कल का ही जो ये जो था बायोडाइवर्सिटी डे था, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है दोस्तों? इस प्रकृति में सूक्ष्म जीवों से लेके पूरी तरह से मानव, जो हम यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बीइंग है, ये सभी जो इकट्ठा इस धरती के ऊपर रह रहे, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी में क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी में आपको सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। और इसीलिए और बायोडाइवर्सिटी में ये भी इंतजाम किया गया है, जो भी कोई बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा अपने आप बढ़ेगा। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गन्ने की फसल के ऊपर उली एफिड बड़ा था, एक महू बड़ा था सफेद रंग का, कुशनी महू था, उसको लिए बहुत कीटनाशक छिड़काए लेकिन कुछ भी अटैक कंट्रोल में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे महू बढ़ गया और उसको खाने वाले जो कीट थी वो थी कोनोबाथ्रा, वो थी माइक्रोमस, ये दो कीटों के लिए खाने के लिए बहुत मटेरियल मिल गया, तो इन कीटों की संख्या बढ़ गई दोस्तों। तो जैसे ही माइक्रोमस, जैसे ही कोनोबाथ्रा बढ़ गया, हमारे यहाँ गन्ने की फसल के ऊपर का जो ये लोकरी मावा महू था वो कम हो गया अपने आप।
इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी ने यही इंतजाम किया है, जो भी बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा आदमी, दूसरा एनिमल, दूसरा पंछी या दूसरा सूक्ष्मजीव अपने आप बढ़ेगा। हम इनको बढ़ने के लिए समय देना जरूरी है। जो धन्वंतरी के टेक्नोलॉजी में हम इनको समय देने दे। देखो, ये अगर नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन हम इनको इतनी ही मात्रा में रह रहे कि ये जीवित रहे। और इसलिए धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो दोस्तों। धन्वंतरी में धान में सबसे बड़ा जो क्रक्स है, धान की तकनीकी में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कौन सी हमें लेनी है दोस्तों? धान की फसल में यूरिया का कम इस्तेमाल होना। अभी तो मैं कम बोल रहा हूं, 2 साल के बाद तो बोलूंगा कि धान की फसल में बिल्कुल यूरिया का इस्तेमाल ना होना, क्योंकि धान की फसल में लगने वाला नाइट्रोजन तो वैसे भी वातावरण से मिलेगा दोस्तों। 78% वातावरण में नाइट्रोजन है, जिनको उठाने की ताकत अगर धान के जड़ों में तैयार हो गई और धान ने खुद अपना नाइट्रोजन उठा लिया तो यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। बार बार यूरिया डालने से कारण हम धान की फसल में रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप बढ़ा रहे हैं। और मैं फिर से एक बात बोलूंगा, धान में डाला हुआ ये यूरिया जो है, नाइट्रोजन जो है, चाहे वो नाइट्रेट फॉर्मुलेशन में हो चाहे वो अमोनिकल फॉर्मुलेशन में हो, ये दोनों भी फॉर्मुलेशन का नाइट्रोजन है, ये बाद में पौधों में किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में। ये अमीनो एसिड तो दिलाने का काम हमारा आरपीएस भी कर रहा है ना। तो धान में यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर नाइट्रोजन अपने आप उठाया जाएगा दोस्तों। और इसीलिए धान में अगर हमें यूरिया कम करना है तो दोस्तों पहले तो ये बोलो किसान को, एक तो आधा यूरिया डालो। अब आधा यूरिया को हमारे आरपीएस के साथ में कोट करो। देखो 50 किलो की बोरी में अपना 200-250 ml आरपीएस भी चला गया दोस्तों, तो भी चलेगा। उसको अच्छी तरीके से कोट करो और फिर ब्रोडकास्ट करो। धीरे धीरे 25 किलो का जो यूरिया है वो हम 10 किलो पे लाएंगे। 10 किलो का जो यूरिया है हम 2 साल में दोस्तों 5 किलो पे लाएंगे, और बाद में बंद करने की ताकत धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी रखती है। ये बात मैं यूरिया की कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वातावरण में 78% यूरिया है ना दोस्तों। वो खाली कैसे उठाना है, कैसे प्राप्त करना है, ये हमें धन्वंतरी के टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों को समझाना है दोस्तों। ग्राम बीजोत्पादन में मानगे सर ने कल ही एक बात छेड़ी थी। मानगे सर, जहां जहां पे भी आप ग्राम बीजोत्पादन की बात छोड़ोगे, वहां वहां पे कटाई से पहले 1 महीना आपको एक काम जरूर करना है दोस्तों। देखो, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक उसको कहा जाता है कि खेड़ तैयार हो गई। खेड़ मतलब क्या है कि भेसल आ गई, अडल्ट्रेशन आ गया था बीज में, इसीलिए हमें इंद्रायणी तो हमने डाला है लेकिन उसमें अलग ही तरीके की ओम्बिया दिख रही है, जिसको हम खेड़ कहते हैं। वो इस तरीके के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो कुछ पौधे हैं 1 एकड़ के खेत में, उसको हमें ढूंढना है और उसको हमें काटना है, ताकि आगे जाके दूसरे साल बीज में अडल्ट्रेशन कम आ जाए। नहीं तो आप पूरे फसल में ऐसा देखोगे। मैंने ये समस्या जो थी ना लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से धमतरी में जो प्रोग्राम हुआ था किसानों के बीच में, यह समस्या वहां पे भी किसानों में सुनी थी कि उन्होंने बीज तो बोया है एक वैरायटी का, लेकिन अलग ही वैरायटी बहुत सी निकल रही है। ये बीज में बहुत बार अडल्ट्रेशन होने के कारण ये हो जाता है। और इसीलिए जहाँ पे भी भानगे सर आप ग्राम बीजोत्पादन का, या फिर महाराष्ट्र में जहाँ पे भी ग्राम बीजोत्पादन का काम आप लोगे या करोगे, वहां पे बहुत ही सावधानता से आपको बातें ये करनी है। देखो दोस्तों, हम काम तो अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन गलती से भी इस तरीके के पौधे उसमें मिक्स हो गए दोस्तों, और हमारे लोगों ने ये बीज उठाया और ये किया, तो मार्केट में ये मैसेज जाएगा कि धन्वंतरी ने कुछ तो अलग बीज तैयार किया था, हमें बताया था कि आपका ही बीज इस्तेमाल करो, लेकिन इसमें तो अलग अलग तरीके के पौधे दिखाई दे। और इसीलिए भानगे सर हो या जो भी लीडर यहाँ पे ग्राम बीजोत्पादन में, कटाई से पहले 1 महीना, कटाई से पहले 1.5 महीना, जैसे ही बीज निकल के बाहर आ जाता है और उस ओम्बी में दाना भरना शुरू हो जाता है, ग्रेन फिलिंग शुरू हो जाता है, उस समय पे जो ऑफ टाइप है, जो अलग दिख रहे हैं, जिसकी ऊंचाई अलग है, जिसको फूल आ गए अलग ही दिख रहे, उनको काट के आपको बाहर निकालना है, काट के बाहर निकालना है। तभी जाके बाकी के जो ये खेत है उसमें आपको एक सरी का बीज मिलेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी नेक्स्ट ईयर में। तो ये बात आप करो। जहाँ पे भी आपने धान ग्राम बीजोत्पादन में प्रमोट किया है, वो जो तैयार हुआ बीज है उसको आप ठीक तरीके से सुखाओ, उसमें अच्छी तरीके से मॉइस्चर कम होना जरूरी है, और बाद में इसको इस तरीके से बैग में ढको। ये बैग भी आप जहाँ जहाँ पे प्रोग्राम करोगे हमारे द्वारा
बिल्कुल भेजी जाएगी। इस बैग की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपसे लेके, और उसमें ग्रेन रिच मिला के आप 50 किलो की बोरी में 50 ग्राम का अपना एक ग्रेन रिच डाल दो और अच्छी तरीके से पैक करो। नेक्स्ट ईयर ये बीज आप आग बंद करके इस्तेमाल करो। ये सावधानता अगर आपने पहले ही परखी है और इस सावधानता से आपने अगर मॉइस्चर के प्रॉपर इंडिकेशन करने के बाद आपने इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में आपके इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, ताकि आगे चल के आप किसानों का बीज का खर्चा भी कम करोगे। तो ये थी तकनीक। आप फिर से एक राज्य के हिसाब से अगर बताया जाए तो पूरे देश में करीबन 4 लाख से ज्यादा प्रजाति है, और उसमें से 1 लाख से ज्यादा धान की प्रजाति इसके पास है, भारत में है। इन प्रजातियों का संवर्धन करना भी हमारे लिए बहुत एक जिम्मेदारी है। इन प्रजातियों का संवर्धन अगर धन्वंतरी अपनी भी कंपनी कर पाई, अपने किसानों के साथ जुड़ पाई, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। और इसमें सबसे ज्यादा काम करने की संभावना या जो अपॉर्चुनिटी है वो छत्तीसगढ़ में है। ज्यादा से ज्यादा धान की प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उन किसानों के बीच अपना एक ऐसा नाता तैयार करो ताकि आगे चल के अगर हमें पूरे विश्व से कहीं से तो हमें लाल ब्राउन राइस की डिमांड आएगी, कहीं से हमें लाल राइस की डिमांड आएगी, कहीं से हमें काले चावल की डिमांड आएगी, तो उनको देने की ताकत धन्वंतरी की होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला बीज भी रहना जरूरी है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ से हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल के बारे में कल बताया था, 1% भी हमारे पास काम हुआ तो 15,000 एकड़ पे काम करेंगे हम। आंध्रा में 79,000 पे हम काम कर पाएंगे, तमिलनाडु में 5,000 पे हम कर पाएंगे, छत्तीसगढ़ में 1,15,000 पे हम काम कर पाएंगे। 1%, खाली 1%। सबसे बड़ा है वेस्ट बंगाल में 1.5 लाख, और उड़ीसा में 10,000, उत्तर प्रदेश में हम 1,40,000 तक काम कर पाएंगे दोस्तों। अगर 1,40,000 एकड़ पे ऊपर काम कर पाएंगे दोस्तों, अगर 1% भी अगर हमने काम करने की कोशिश की, तो मार्केट तो 100% ओपन है। और उसमें धन्वंतरी चाह रही है कि धन्वंतरी पूरे मार्केट में 1% अपना रोल निभाए, 1%। और बिल्कुल, क्योंकि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के पास इतने अच्छे काम करने वाले लोग नहीं है जितने अच्छे काम करने वाले लोग हमारे पास जुड़े हुए, और छोटे छोटे गांव के हिस्से से जुड़े हुए, छोटे छोटे गांव से जुड़े हुए हैं हमारे पास लोग। किसी भी कंपनी का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो कहीं पे रायपुर में रह रहा है, वो कहीं पे राजनांदगांव में रह रहा है, वो कहीं पे कोरबा में रह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोरबा जिले में छोटे छोटे गांव में काम करने वाला बंदा है, इसलिए हम कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों बहुत काम करने की उम्मीद हम रखते हैं आपसे, और हम भी काम करेंगे आपके कंधे से कंधे जुड़ा के, ताकि आगे चल के हम देश को यह दिखा सके कि धन्वंतरी देश की नहीं तो दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिन्होंने मिट्टी को सुधारने का प्रयास किया है। धन्वंतरी दुनिया की पहली नेटवर्किंग कंपनी है जिन्होंने बीजोपचार जैसी छोटी चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हाथ में लिया और पूरे देश में करिश्मा करके दिखाया। धन्वंतरी एकमात्र एक नेटवर्किंग कंपनी है दुनिया में दोस्तों, मैं देश की बात नहीं कर, जिन्होंने दुनिया की जो दिक्कतें हैं उसमें दोस्तों देखो, पराली जलाना, धान के पत्ते जलाना, गेहूं का भूसा जलाना, गन्ने के पत्ते जलाना, ये अगर जलते हैं पंजाब में, आपको लगता होगा पंजाब के लोग ही परेशानी में है। नहीं दोस्तों, लंदन में रहने वाला भी बंदा धान की पराली पंजाब में जलने के कारण प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित नहीं बोलूंगा, उसके परिणाम सहेगा दोस्तों। क्यों सहेगा? देखो, जैसे ही कोई भी अवशेष जलाए जाते हैं वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है। और नेचर जो मैगजीन है, पूरे दुनिया में नेचर मैगजीन को बहुत बड़ा मैगजीन बोला जाता है जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लिखाया जाता है दोस्तों। नेचर में अभी 1 महीना पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, पिछले 2-4 साल में ही बार बार हम तूफान क्यों सह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एक विश्लेषण दिया है, उसका एनालिसिस दिया है। जब भी सी सरफेस यानी कि समंदर के ऊपर का टेम्परेचर 28 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है तो समुद्र में साइक्लोन तैयार हो जाते हैं दोस्तों। क्यों देख रहे हैं पिछले 2 साल से हम साइक्लोन क्यों देख रहे हैं? निसर्ग आ गया, फयान आ गया, अभी त्योतु आ गया। क्यों आ गई ये? क्योंकि सी के ऊपर का वातावरण बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हम क्रॉप रेसिड्यूज को जला रहे हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिसके कारण पूरे धरती का टेम्परेचर बढ़ गया है।
तो आने वाले दिनों में जहां जहां पे भी समंदर के ऊपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, समंदर में साइक्लोन तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी तो अरबी समंदर से आ रहा था, अभी हमें दिखाई दे रहा है हिंदी महासागर से भी एक नया स्टॉर्म आ रहा है। तो देखो आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़े बड़े साइक्लोन का सामना करना पड़ेगा। तो हम उसमें क्या काम कर पाएंगे? वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। कल का जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी का जो स्लोगन था, कल ही इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे पूरे विश्व में मनाया गया, एंड उसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हम सोल्यूशन का एक जिम्मेदार बंदा है, हर एक बंदा इस धरती पे रहने वाला। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम हमारे नजदीक के किसान को धान की पराली जलाने नहीं देंगे, हम कंपोस्टेज को प्रमोट करेंगे। हम पंजाब हरियाणा में धान की पराली नहीं जलाए देंगे, हम कंपोस्टेज को प्रमोट करेंगे, ताकि अगर वो धान की पराली ना जलाई गई तो वातावरण का तापमान नहीं बढ़ेगा। वातावरण का तापमान नहीं बढ़ेगा तो समंदर के ऊपर का तापमान नहीं बढ़ेगा। समंदर के ऊपर का तापमान नहीं बढ़ेगा तो साइक्लोन नहीं आएंगे, और साइक्लोन नहीं आएंगे तो हजारों किसान जो इससे उद्ध्वस्त हो रहे हैं, जो इसका जिम्मेदारी सामना करते हुए भी उनका नुकसान हो रहा है, वो नहीं होगा। दोस्तों इसीलिए हम सब इकट्ठा होंगे और छोटी छोटी चीजें इस धरती के लिए अच्छा काम करने के भी करेंगे। और ये हम सब, हमारी सबकी ताकत है जो हम दुनिया को दिखेंगे। हम खाली इंडिया को नहीं दिखाएंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे कि धन्वंतरी एकमात्र ये। देखो दोस्तों, एमवे दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी है, मैं उसको कम नहीं समझता है या वो कुछ गलत काम कर रही है ये भी नहीं बोल रहे, लेकिन दुनिया की सबसे पहली नेटवर्क कंपनी होगी जो दुनिया में धरती के जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको अच्छा करने के लिए नेटवर्किंग का सहारा ले रही है। दुनिया में हर कोई नेटवर्किंग का सहारा क्यों ले रहा है? तो ये तो सबको मालूम है। हम सब लोग तो नेटवर्किंग कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। हमें हमारे परिवार को संभालना है और पैसे मिलना है क्योंकि हमें हमारी जिंदगी सुधारनी है। लेकिन पैसे के साथ साथ इस धरती को अच्छा ठीक करने का काम करने वाली धन्वंतरी दोस्तों दुनिया की एकमात्र कंपनी होगी, दुनिया की पहली कंपनी होगी। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये हमारा संदेश है हमारे त्रिदेव के तरीके। हमारे त्रिदेव जो है, डॉक्टर पाटिल सर, शशि सर या खलाटे मामा जो भी कह रहे हैं कि पैसे के साथ साथ हम कुछ अच्छा काम करेंगे ताकि हमारे आगे की 3-3, 4-4 पीढ़ी, जनरेशंस भी इसी कंपनी में काम करेंगे, तभी जाके धरती अच्छी होगी। दोस्तों एक जनरेशन काम करने से होगा नहीं दोस्तों। ये आने वाले मेरा बच्चा भी, शशि सर का बच्चा भी, आप लोगों का बच्चा भी इसी तरीके से काम करेगा, इसी ढंग से काम करेगा, तभी जाके धरती सुधरेगी और तभी जाके दोस्तों आने वाली पीढ़ियां सही ढंग से जी पाएंगी। नहीं तो हमारे सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम इकट्ठा होकर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संतोष साहनी सर जी। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से और भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि धान की खेती के जो भी शुरू से लेके एंड तक कैसे प्लानिंग कीजिए, जैसे कंपोस्ट रिच से लेके ग्रैंड रिच तक कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी युद्ध खाली पेट नहीं लड़ा जा सकता। उसी तरह धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को खाली पेट यहाँ पे काम नहीं करना है। प्लानिंग करेंगे हो तो हेल्दी भी हो सकते हैं और वेल्दी भी हो सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में, पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक या ऑल ओवर इंडिया में अगर हम एक मिशन ले कि बीजोपचार, चाहे कोई भी खेती हो, कोई भी धान हो, कोई भी फसल हो, उस पे हमको प्लानिंग करना है। और ये प्लानिंग के लिए हमारे पास साहनी सर, गुरु सर बैठे। तो हमारे दूसरे जो हमारे आज मेंटर है गुरु सर, जो ऑलरेडी एमबीए है और बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी एग्रीकल्चर बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो ऑलरेडी एमबीए और ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर बाहर की कंट्रीज में भी, फॉरेन में भी वो काम कर चुके हैं। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा कि वो कुछ गाइड करे। तो वेलकम गुरु सर। ओके, धन्यवाद सुधीर सर। आप सभी धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं और एक बार स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर संतोष साहनी सर ने पूरी इंफॉर्मेशन जो है क्रॉप की, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, और उसका जो बिजनेस है कैसे बढ़ाना है, उसकी इकोनॉमी भी आज हम लोगों को बताई है दोस्तों।
इसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, अगर हम लोग धन्वंतरी की ओर से, जैसे कि अभी संतोष सर ने बताया कि सिर्फ 1 लाख एकड़ का अगर हम लोग टारगेट लेते हैं, तो 1 लाख एकड़ में मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर्स मेरे को दिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 1 लाख एकड़ के ऊपर अगर हम लोग 1 एकड़ में 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा करता है किसान, तो धन्वंतरी का 5 से 6 हजार रुपए का जो इनपुट है वो परचेस अगर करता है कोई किसान, तो 5 हजार इंटू 1 लाख एकड़, हम लोग सिर्फ 50 करोड़ का धंधा ओनली छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्वंतरी का रोल जो है, आज पूरे इंडिया में करोड़ों एकड़ की खेती है पैडी के ऊपर, इसमें से पूरे इंडिया में 1% के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे ना दोस्तों, तो भी करोड़ों रुपए का बिजनेस आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। इसमें सभी का जो टारगेट है, पहला टारगेट हम लोगों ने रखा है बीज प्रक्रिया, जिसके ऊपर बिजोरिज नाम का हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 1 लाख एकड़ पे हम लोगों को बीज प्रक्रिया करनी ही करनी है, जिसमें सबसे अहम रोल पिछले साल में रमानी सर की टीम ने वहां पे छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है सुधीर सर। तो उसमें हम लोगों को पूरे इंडिया में अगर हम लोग फोकस करते हैं तो 1 लाख एकड़ के ऊपर सिर्फ ये 15 से 20 दिनों में आने वाले हम लोग कम से कम 10 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों को ये जो एग्रीकल्चर की सीरीज है इसमें काम करना है दोस्तों, जिसमें कि पैडी है, कॉटन है और सोयाबीन है। ये 3 इंपॉर्टेंट फसलें अभी पूरे इंडिया में चल रही है, जिसके ऊपर 1-1 लाख का हम लोगों ने टारगेट लिया है कंपनी की ओर से। तो ये तीनों फसल में हम लोग 3 लाख एकड़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो 3 लाख एकड़ के ऊपर पे मिनिमम, मैंने कल के मीटिंग में भी बोला था कि मिनिमम 300 करोड़ का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। 1% अगर हम काम करेंगे तो 300 करोड़ रुपए का बिजनेस का टारगेट हम लोग ले सकते हैं बिफोर दिवाली। ये आने वाले 4-5 महीने में ये तीनों फसलें खत्म होती है, उसके बाद रब्बी की फसलें चालू होती है, तो रब्बी में हम लोग अगला टारगेट ले सकते हैं। इन बिटवीन जून के बाद में 15 जून से सबसे बड़ी जो फसल है दूसरी इंडिया की, जिसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं, वो शुगर केन की, वो भी चालू होने वाली है दोस्तों। 15 जून से उसका प्लांटेशन चालू हो जाएगा। तो ये शुगर केन के ऊपर तो बहुत ज्यादा हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्पेशली धन्वंतरी ने शुगर केन का एक किट ही बनाया है, 8,500 रुपये उसकी कीमत है, तो वो किट ही बनाया है, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमी है, एकदम सिंपल सी इकोनॉमी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। सिर्फ 1 एकड़ में 5,000 रुपये खर्चा है, अगर धन्वंतरी का किसान को करने हमको देना है तो उसको उसके बदले में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं। एक तो मिट्टी की सेहत बढ़ा रहे हैं हम लोग, दूसरा केमिकल का इस्तेमाल हम लोग कम कर रहे हैं, तो जो भी धान निकलेगा वो रेसिड्यू फ्री निकलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, धान की फसल में कम से कम केमिकल अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके ऊपर आने वाले, जैसे कि संतोष सर ने अभी बताया कि बायोडाइवर्सिटी से ये जो नेचर के जितने भी सोशल इंसेक्ट्स उसके ऊपर आते हैं वो उसके ऊपर, फसल के ऊपर आएंगे और हानिकारक कीटकों को वो मार डालेंगे। ये केमिकल के कारण जो पंछी कम हो रहे, वो पंछियों की संख्या भी हम बढ़ाने की मदद करेंगे। तो ये पूरी इकोसिस्टम जो है उसको संभालने का काम, उसको अच्छा करने का काम अगर धन्वंतरी की ओर से हम लोग छोटा सा भी अगर हिस्सा उसका आज देश के लिए बन सकते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में हम बहुत अच्छा काम ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम लोगों को बिजनेस के साथ साथ जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी को बरकरार रखते हुए हम लोगों को ये धन्वंतरी के साथ पाटिल सर का जो भी सपना है एग्रीकल्चर में मिशन ऑर्गेनिक इंडिया या सभी लोगों को रेसिड्यू फ्री खाना खिलाना है, वो मुहिम को लेके हम लोग आज निकल पड़े दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ में। आज दूसरी बात जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, अभी छत्तीसगढ़ का जो भी ब्लैक राइस है, ब्राउन राइस है, तो वो ऑलरेडी धन्वंतरी ग्लोबल मार्ट से बेचना चालू हो गए हैं दोस्तों। तो इंडिया में हम लोग ये जो ऑर्गेनिक या रेसिड्यू फ्री फसलें उगा रहे हैं उसके ऊपर धन्वंतरी की दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, धन्वंतरी का नॉलेज फ्री में जा रहा है, धन्वंतरी खेतों में जाके खेती का अच्छा काम कर रही है। लेकिन किसान की दिक्कत क्या है, जब वो अच्छी फसल उगाता है, वो जब उसका धान तैयार होता है या उसका कोई भी फसल तैयार होता है उसको अच्छा भाव नहीं मिलता है।
तो उसको भाव मिलने के लिए आज पाटिल सर का जो दूसरा सपना है, हम लोगों ने दूसरी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दी है। पिछले साल वो कंपनी भी लॉन्च हो गई है, लॉकडाउन में ही लॉन्च हो गई है। और बारामती के सराउंडिंग में, सातारा के सराउंडिंग में अभी कम से कम 30 शॉप चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों ये शॉप्स क्या करने वाले हैं, आज इंडिया में हजारों फ्रेंचाइजीज है धन्वंतरी की। तो इसी फ्रेंचाइजी के साथ साथ हम लोग हमारी किसानों की खेती से जो भी रेसिड्यू फ्री फार्मिंग से हमारा जो मटेरियल आएगा उसको धन्वंतरी परचेस करेगी, और वो मटेरियल धन्वंतरी वापस पीवीबीवी सिस्टम से पूरे इंडिया के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको खाने के लिए फ्रेंचाइजी में अवेलेबल करने वाली है। तो ये हमारा जो पूरा साइकिल है वो अभी जाके कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ हमारा शॉप चेंज करना है। जो किराना दुकान होता है, ग्रोसरी मार्ट होता है, उसको चेंज करना है, जिसके अंदर हम लोगों को आज कश्मीर के जो ड्राई फ्रूट्स है वहां से लेके हम लोगों को केरला के जो मसाले हैं वो पूरा हमारे ये धन्वंतरी के ग्लोबल मार्ट में मिलने वाला है दोस्तों। और वो भी पाटिल सर का सपना था कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक क्यों नहीं खाते, उसका एक रीजन है, ऑर्गेनिक की रेट ही डबल होती है। मार्केट में आप जाओ, कोई भी चीज ऑर्गेनिक लानी है तो उसका रेट दुगना होता है, लेकिन हमारे धन्वंतरी में जो भी रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले हैं उसका जो रेट है वो मार्केट के जितने रेट है ग्रोसरी शॉप के, उसी रेट में हम सभी लोगों को रेसिड्यू फ्री खाना खिला रहे हैं दोस्तों। तो हेल्दी इंडिया ये प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, और वेल्दी इंडिया जो धन्वंतरी अभी हम लोगों को रॉयल्टी के तौर पे हम लोग जो मार्केट में अभी काम कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोगों को वेल्दी बना सकते हैं। तो ये अभी असली में हेल्दी और वेल्दी इंडिया का जो मिशन है उसके ऊपर अभी हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही हम लोगों को ये जो आने वाला 15 दिनों का जो मौसम है उसमें ज्यादा से ज्यादा बीज प्रक्रिया के ऊपर फोकस करना है। सभी सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, क्राउन एम्बेसडर्स, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, सभी को मेरी और एक बार रिक्वेस्ट विनती रहेगी कि आप लोगों को आने वाले 15 दिनों में, जैसे कि सुधीर सर ने अभी बताया कि हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग डायमंड वाइज 50-50 लोगों का एक टीम बना रहे हैं। एक कोर टीम बनानी है जो सिर्फ खेती में काम करती है। तो वो 50-50 लोगों का अगर टीम बनाएंगे, हम महाराष्ट्र में बनाएंगे, हम आंध्रा में बनाएंगे, हम लोग पूरे यूपी में बनाएंगे, एमपी में बनाएंगे, तो ये पूरे डायमंड की अगर 50-50 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी, 50 लोगों ने सीधी सी बात है दोस्तों सिर्फ 10 एकड़ के ऊपर भी काम किया तो वो टीम 500 एकड़ के ऊपर काम करेगी। 500 एकड़ इंटू आप सोचो 5,000 रुपए, तो धंधा कितना हो गया, 25 लाख धंधा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे। हम लोग अटके हैं दोस्तों कहाँ पे, डायमंड रॉयल्टी कितने में है, 1,60,000 या 2 लाख रुपए। हमारा टारगेट ही उतना सेट हो गया है कि मेरे को डायमंड रॉयल्टी घर बैठे बैठे मेंटेन करना है, तो मेरे को 1,60,000 रुपए को मेंटेन करना है। दोस्तों हम लोग 16 लाख का बिजनेस आराम से कर सकते हैं, हम लोग 1 करोड़ 60 लाख का बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन उस सोच की तरफ हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। और ये सोच बढ़ाने के लिए ये एग्रीकल्चर की जो सीरीज लगाई है उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स डाला है। संतोष सर ने एकदम बढ़िया सा पूरा नकाशा जो है पूरा इंडिया का मैप हम लोगों के सामने रखा है, जिसके अंदर हर एक स्टेट में कितनी फसलें होती है, वो फसलों का एरिया कितना है, और उसमें से सिर्फ 1% पे काम करना है। ऐसा टारगेट कभी नहीं होता है। आज अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो भी उसको पास होने के लिए 35% चाहिए, लेकिन हम लोग सिर्फ 1% की बात कर रहे हैं। तो ये 1% अगर हम लोग 100% दे के अभी काम करेंगे ना दोस्तों, तो 100 करोड़ का धंधा आने वाले 3 महीने के अंदर हम ठोकेंगे, एक फसल के ऊपर। ऐसी 3 फसलें हैं हमारे हाथ में। तो दोस्तों आइए आज ये प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले ये 10 दिनों में जितनी भी रिपीटेड होने वाली है ये सारी मीटिंग्स है, उसमें सभी आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सभी पर्ल है, रूबी है, डायमंड है, एग्जीक्यूटिव्स है, सब लोगों को आप प्रमोट कीजिए कि आइए ये मीटिंग में जो भी नॉलेज है ये नॉलेज लेके आप लोग खुद का उसके ऊपर थोड़ा सा पठन कीजिए और वो नॉलेज आप किसानों तक लेके जाइए, तब जाके ये रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बार बार सभी बाहर मार्केट में ही भागना है। अभी लॉकडाउन और बढ़ गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग 50-50 लोगों का जो ग्रुप बना रहे हैं वो ग्रुप के जूम मीटिंग लगाओ, आप वो ग्रुप में आप ये नॉलेज के वीडियोस लगाओ, वहां पे यूट्यूब पे सारे वीडियोस पड़े हैं, वो ग्रुप के ऊपर आप ये यूट्यूब के वीडियोस बार बार रिपीट करो। ये जो कृषि मंथन हमारा बुक है
कृषि गुरु बुक है, एग्रीकल्चर के अलग अलग हमारे लिटरेचर्स है, वो आप उसमें बार बार शेयर करो। ये सभी फसलों के हिंदी और इंग्लिश और मराठी तीनों प्रकार के जो लिटरेचर्स है, वो लिटरेचर और सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ की ये हफ्ते में हम लोग रिलीज करने वाले हैं। तो ये मंथ एंड तक आपको पैडी, सोयाबीन और कॉटन ये तीनों की सॉफ्ट कॉपी आप सभी के एग्जीक्यूटिव और डायमंड के ग्रुप पे डाली जाएगी। उसको आप लोगों को आपके एंड रिजल्ट तक, मतलब एंड वाले किसान तक लेके जाना है दोस्तों, तब जाके ये हमारी जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम लोग एग्री टाइगर ग्रुप को फोकस नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी बात की थी, जितने भी हमारे इंडिया में एग्री टाइगर के कम से कम 100 ग्रुप है सुधीर सर, पूरे इंडिया में। अगर हमारे सभी एग्जीक्यूटिव, सुपर एग्जीक्यूटिव और डायमंड अगर ठान लेते हैं कि दिन भर में जितने भी ये एग्रीकल्चर की दोनों मीटिंग है उसको हर एक एग्री टाइगर ग्रुप तक पहुंचाएंगे, हर एक पर्ल रूबी ग्रुप तक पहुंचाएंगे, तो दोस्तों ये मीटिंग जो होती है यहाँ पे 500 लोग बैठना धनवंतरी के लिए बहुत बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो वो हम लोगों को थोड़ा फोकस करना है दोस्तों। तो आज हर दिन जो 2-2 मीटिंग हो रही है, कल से वापस शाम से ही 6 बजे से हम लोग वापस आपके साथ जुड़ जाएंगे। संतोष सर के अभी ये आने वाले हफ्ते में टोमेटो की फसल के ऊपर लेक्चर है, फिर पोटैटो का फसल के ऊपर है, उसके बाद में जिंजर जो मेजर फसल है और हल्दी, उसके ऊपर ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। और बाकी ट्रेनर्स का जो ट्रेनिंग है वो पैडी, सोयाबीन और कॉटन ये तीनों के ऊपर रिपीट किया जाएगा अगली 28 तारीख तक, और 29 और 30 तारीख को क्लोजिंग रहेगा। 1 तारीख के बाद हम लोग वापस नया स्टेज लेके, दूसरी सीरीज लेके आप लोगों के सामने आने वाले हैं दोस्तों, अलग अलग फसलों को लेके। उसमें शुगर केन को भी हम लोग बहुत ज्यादा तरीके से फोकस करने वाले हैं। तो इसी तरीके से ये इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझो, बार बार उसके ऊपर सोचो और दिमाग में कुछ तो अपना एक प्लानिंग बनाओ। 50-50 लोगों का एक और टीम बनाओ, इसमें बहुत बड़ा काम होगा। उसमें आप लोगों को चाहिए सुधीर सर, तो हम लोग छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और पूरा इंडिया है, संतोष सर मैं हूँ, हम आप लोगों को 50-50 लोगों के टीम में भी अगर आप चाहते हो तो ये 10 मिनट का हमारा उसमें सेशन रखो, ये इकोनॉमिक्स हम उन लोगों को समझा देंगे। तो ये मैसेज नीचे तक जाना जरूरी है। यस सर। तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद संतोष सर। आज पूरी धनवंतरी एग्रीकल्चर टीम है, धनवंतरी मैनेजमेंट की ओर से मैं आप सभी लोगों का और एक बार आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। सुधीर सर बोलिए। थैंक यू सर। गुरु सर जी ने जो भी एक्सप्लेन किया वो इम्पोर्टेंट है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट है। 1% सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर पास होना है तो 35% मार्क लगते थे। गुरु सर हम तो मेडिकल कॉलेज में हमको तो 50% पे पास होते थे हम, तो यहाँ पे कानडे सर समझ सकते 1% का अहमियत। तो मैं डॉक्टर कानडे सर को भी थोड़ा अपना रिव्यू देना विनती करूंगा कि आप कुछ पार्टिसिपेट करें सर। आप सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड है, कल से आप मीटिंग कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं और आपका सबसे ज्यादा काम कोंकण एरिया में चल रहा है, वहां पे धान की खेती बड़ी है। तो सर हेल्प मी वेलकम डॉक्टर कानडे सर, 1-2 मिनट का सर बाइट देंगे हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, जो अपने महागुरुज है, मैं तो मैनेजमेंट की ओर से अपने सब क्राउन एम्बेसडर सुपर एग्जीक्यूटिव की ओर से मैं आदरणीय डॉक्टर संतोष साने सर, आदरणीय गुरु सर, बारवकर सर, जो भी हमारे महागुरुज है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल बाय हार्ट ये जो लेक्चर दे रहे हैं। और हम लोगों को इतनी संकुचित सोच हम लोगों ने कर ली कि ये सुधीर सर की मीटिंग या क्या, मुझे मैं ये नहीं कह पा रहा कि हमने ज्यादा से ज्यादा, जैसे ये मीटिंग खुलती है तो वो भर जानी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा ये देखो सर, हम लोग इसमें के मास्टर नहीं, लेकिन जैसे हम स्टूडेंट, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे संतोष सर अलग अलग वर्ड देते हैं हमको, कि जैसे कल उन्होंने एक शब्द दिया पायलट फार्मर्स। अगर हर गांव में 4-5 प्रतिष्ठित ऐसे लोग होते हैं कि वो प्रयोगशील होते हैं, और वो अगर हमने देखे, उनको हमने अगर अप्रोच किया और वो लोग अगर पैडी में या कॉटन में या सोयाबीन में या इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग हमारे लिए यानी वो उनका डुप्लीकेशन लोग करेंगे। तो वो फार्मर को अगर हम लोगों ने इस मीटिंग में लाने की कोशिश की, और हम नेटवर्क तो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं ना सर, तो ऐसा नहीं कि मेरी टीम सिर्फ कोकन में या मैं या इगतपुरी में काम कर रहा हूँ।
तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं पे भी हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हो, कहीं पे भी हमारी टीम शुरू हो सकती है। जैसे छत्तीसगढ़ में अच्छा काम शुरू है, तो हमने ज्यादा से ज्यादा ये आइडियाज अगर हमने लिया इन महागुरु से, तो हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं सर। अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि अगर 1% पे काम किया तो लाखों एकड़ की खेती हो सकती है, क्योंकि ये अपना फील्ड नहीं है सुधीर सर। आप और हम यस सर। डॉक्टर है, ये प्रोडक्ट है। तो ये अगर हमारे लीडर ने सोच लिया, और नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे हम बोलते हैं आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, तो ये आइडिया है सर। अगर 50 लोगों का ग्रुप किया, 10 लोगों का, तो हम कितने एकड़ तक पहुंच सकते हैं। और ये एक 60 की बात नहीं, जैसे गुरु सर बोल रहे हैं, तो हम करोड़ों रुपए का बिजनेस सिर्फ खेती में कर सकते हैं। और इतनी फसल है, और ये लोग जितने दिल से बात कर रहे, तो मुझे सही में फील हो रहा कि हमारे लोग सुन नहीं रहे और फार्मर्स को नहीं ला रहे। तो हम बाय हार्ट सर को शब्द देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहा। हम लोग अगर खुद के नोट्स निकालेंगे तो महागुरुज को कोई फोन करने की दिक्कत नहीं, उनका फोन नंबर तो देना ही नहीं चाहिए, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि इतना ज्ञान है। और ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो हमने बार बार ये सुनने को होना सर। और वही अगर रिपीट कर रहे हैं तो यार टैटू बन जाना चाहिए। मुझे तो कोई ऐसा सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी हमें ज्ञान दे रही है, तो ये यस हमने सर। ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार सब महागुरुज को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो तो बाय हार्ट ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमारी झोली कमजोर गिर रही है, ऐसा मैं बोलूंगा। तो हर लेक्चर सर बार बार अटेंड करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से हमें ज्ञान मिल रहा है, हम प्रमोट। थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू गुरु सर, थैंक यू संतोष जी साहनी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कारेड़े सर। बूंद बूंद से सागर होता है, तो हमको वो बॉदर नहीं करना है कितने लोग बैठे क्या है, हमको राइट सिर्फ सर, ज्ञान राइट बांटना है और ज्ञान लेना है। तो राइट सर। उसके साथ अभी छत्तीसगढ़ के डायनामिक डायमंड हमारे गामानंद ठाकुर सर अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम सर। उसके बाद डॉक्टर बसंत साहू सर भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके एरिया में सबसे ज्यादा हमने 1% का जो टारगेट लिया है। तो सर गामानंद ठाकुर सर जी और बसंत साहू सर जी प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पवार सर और हमारे मोस्ट सीनियर। और रियली जो सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर में रिकॉर्ड ब्रेक करने की ऑल इंडिया में अप्रिशिएट करने लायक है। बट ये जबान पे अप्रिशिएट करेंगे तो ये रियल अप्रिशिएट नहीं होगा। अप्रिशिएट करने के लिए एक्चुअल में फील्ड वर्क होना बहुत जरूरी है। मैं देखा हूँ जहां तक हो सके जो भी प्लान बन रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट प्लान है, उस प्लान में कोई कमी नहीं है। बट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फील्ड में क्या हमारी प्रिपरेशन है, व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ फील्ड, अगर वो ऑन पेपर नहीं आएगा तो वो कॉम्बिनेशन नहीं जम पाएगा जो एक्चुअली में मैनेजमेंट चाह रहे हैं। अगर मैनेजमेंट ने आज प्लान किया हुआ है, वे ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पैडी होता है, मेरे जांजगीर जिले छत्तीसगढ़ में सबसे नंबर 1 रहता है। सबसे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर का कहीं उपयोग होता है तो वो जांजगीर है। सबसे अधिक अगर पेस्टिसाइड का उपयोग होता है वेजिटेबल्स में तो धमतरी है। नेक्स्ट कैंसर के सबसे बड़े स्टेशन जांजगीर और धमतरी होने वाले। तो वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इसमें वर्क करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट के पास हमारे संतोष साने सर के पास, गुरुदत्त के पास सर के पास एक बहुत बृहद स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है इस टर्न ओवर के लिए, लेकिन फील्ड की प्लानिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर हम फील्ड वाले और एक्सपर्ट लोग दोनों मिलकर एक अच्छी प्लानिंग करेंगे तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि ये टर्न ओवर बहुत बड़ा है। ये टर्न ओवर इजी हम अचीव कर सकते हैं। और चूंकि ये रेकरिंग मॉडल पे है, किसान हर साल खेती करेगा, हर साल उस खेती को अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा। तो मेरा ये सुझाव था लास्ट मीटिंग में जो कल हुआ, संतोष साने सर ने बहुत अच्छी बात एक बोली थी जो अभी कांडे सर ने रिपीट किया, एक पायलट प्लॉट स्टार्ट करना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके फील्ड से कुछ लोगों को एक्सपर्ट बनाने के लिए हमारी टीम बनानी चाहिए, और उन टीम को ऑथराइज करना चाहिए कि जहां भी पैडी की या जिस क्रॉप से भी अच्छे खेती हो रही हो, वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक किसान का चयन करें और उसको हम और कंपनी मिलकर मदद करें। वो हमारा एट कॉस्ट में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आसपास के लिए वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा और फ्यूचर में वो हमारा एक रिसर्च सेंटर भी बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन जब तक जो फील्ड में है उनको साथ में लेकर हम अगर तैयारी करें
तो जो भी टारगेट है उसका अचीवमेंट फास्ट हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और जिस तरीके से भानगे सर पिछले 5 साल 7 साल से लगातार आरपीएस में छत्तीसगढ़ में हर इलाके में काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट टू भानगे सर कि रियली इस एज में उन्होंने पूरी जी जान लगा दिया है इस सेकेंड हरित क्रांति के लिए। और रियली अगर वाकई सब जैसा कंपनी सोच रही है, हमारे सीनियर सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, मैनेजमेंट सोच रहा है, ये सब मिलके काम करेंगे, मुझे लगता है कि फर्स्ट नेटवर्क कंपनी होगी हिंदुस्तान की जो हरित क्रांति में ग्लोबली इतना बड़ा टर्नओवर लेके आएगी। जब ग्लोबल रैंकिंग लिस्ट बनेगा तो धनवंतरी अंडर 10 में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक द बेस्ट, और आई होप कि अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। डॉक्टर बसंत साहू सर है अभी ऍक्च्युली अनम्यूट केलंय त्यांना पण ते बोलत नाहीत काय अजून. ओके, डॉक्टर बसंत साहू सर आपको अनम्यूट किया गया है, आप प्लीज बोल सकते हैं प्लीज। राजनांदगांव का बड़ा टारगेट लिया है तो उनके यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो मे बी तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों। आज की जो मीटिंग है बहुत ही बेहतरीन रही कि आज मेन हमें विजन मिला है, हमारे जो गुरु सर है और बसंत सॉरी संतोष साहनी सर है, सर दोनों ने हमको 1% पे काम करने का टारगेट दिया है, और कानडे सर ने उस 1% की अहमियत हमको समझाई है। भांडगे सर और रमानी सर, ये सब हम मिलके हम कंपनी को, स्पेशली साहनी सर को और गुरु सर को, हम सभी अभी के जो भी सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स आज की मीटिंग में बैठे एग्जीक्यूटिव डायमंड्स और उसी के साथ डायमंड्स, रूबीज, पर्ल्स, आपको हम एक एश्योरेंस देते हैं सर कि हम इस पे काम डेफिनेटली करेंगे। आज से ही हम 50 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और उसका प्लानिंग करेंगे, और हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने दी है कि आप भी आएंगे उस 50 लोगों के ग्रुप में और 10 मिनट आप कुछ उनके जो क्वेश्चन है उनको प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आई टू आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने कम लोगों की मीटिंग रहेगी उतने रिजल्ट्स ज्यादा आएंगे, यह आपको सभी को पता है। इसीलिए आजकल बड़े बड़े स्कूल में सिर्फ 20 बच्चों को ही सिखाया जाता है एक क्लासरूम में। वही फॉर्मूला हम इधर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, और हमारे संतोष साहनी सर जी बहुत बिजी रहते हैं, गुरु सर बिजी रहते हैं, इसी के साथ हमारे साथ अलग भी हमारी टीम है, जैसे कि बारवकर सर है हमारे, वो भी ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग देते रहते हैं। बाकी थोरात सर है, रेवती मैडम जी कल इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये सब लेके हम अगर हम प्लानिंग करेंगे तो बड़ा काम हो सकता है, और 1% डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं। तो आर यू रेडी फॉर दैट? 100% रेडी है, और हम सबको थंब दिखाना है कि रेडी, और सर को एश्योरेंस देना है। तो थैंक यू सर, आज की मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब मोटिवेट हो जाए और 1% पे काम किया जाए, और 1% अगर हम अचीव करेंगे तो सबसे इजी टारगेट हमको गुरु सर ने दिया है, और 1% नहीं अचीव करेंगे तो फिर क्या हमारा हम बिजनेस है, हम क्या सुपर एग्जीक्यूटिव है, क्या एग्जीक्यूटिव है। तो आने वाले समय में हम 1% पे डेफिनेटली काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।